हे एनिमल लवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रीइंकार्नेटेड सेंसेई। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कंप्लीट एनिमे सीरीज डंडाडन के बारे में। कहानी की शुरुआत मोमो आइसे नाम की एक लड़की से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का लीचड़ आदमी है। वो डेट पे जाने के लिए भी मोमो से ही पैसे मांगता था और अगर वो मना कर देती थी तो उसे लव होटल जाते को बोलता था। यह सुनकर मोमो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे एक खींच कर एक लात मार देती है, लेकिन वो लड़का शारीरिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत होता है और मोमो कहीं गिराकर उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। मोमो ये सभी बातें अपनी दोस्तों को बताती है। उनमें से एक ने तो कहा, अच्छा ही हुआ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हें वो लड़की में दिखा ही क्या, मुझे तो वो एक नंबर का हरामी लड़का लगता है। तब मोमो बताती है कि उसे वह केंटाकुरा जैसा दिखता था जो कि उसका फेवरेट हीरो है। उसे हट्टे कट्टे और मस्कुलर टाइप के लड़के पसंद आते हैं। इसके बाद उसकी सहेलियों ने कहा, आजकल ऐसे लड़के तो मिलते ही नहीं है। मोमो उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि अब कब और कहाँ उसे केंटाकुरा जैसा मर्द मिलेगा। तभी उसकी नज़र एक क्लास में जाती है जहाँ कुछ लड़के एक चश्मे वाले लड़के को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। वे उस पर कागज फेंक रहे थे जबकि वह लड़का केवल अपने मैगजीन पढ़ने पर ध्यान दे रहा था। मोमो को यह सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह उस लड़के के बेंच में जाकर बैठ जाती है। फिर वह बाकी के लड़कों को गुस्से से घूरने लगती है जिससे कि वे सभी डर जाते हैं और कागज फेंकना बंद कर देते हैं। मोमो क्लास से बाहर जाती है और सोचती है कि आखिर किस पे वो अपना गुस्सा उतारे। तभी वो चश्मिश लड़का मोमो के पास आ जाता है। उसे लगता है कि मोमो उसे पसंद करने लगी है, इसलिए वह उसके पास जाकर बैठ जाता है। मोमो उसे बताती है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई है और वह उसमें 1% भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वो लड़का मोमो को अपनी मैगजीन के बारे में बताने लगता है जिसमें यूएफओस और एलियंस के बारे में बताया गया है और सरकार इस बारे में कुछ नहीं बताती है और न जाने ऐसे कितने सबूत है जहाँ एलियंस और यूएफओस को देखा गया है। मोमो बोलती है कि उसे नहीं लगता कि यूएफओ और एलियंस सच में होते हैं और ना ही उसे जानने में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी वो लड़का मोमो के सामने मैगजीन लाकर एलियंस के बारे में बड़बड़ाने लगता है। मोमो को गुस्सा आ जाता है और उसे डांट कर कहती है, इसी कारण तुम्हारा ना कोई दोस्त है और ना कोई दोस्त बन पाएगा। यह सुनने के बाद उस चश्मिश को बहुत ही ज्यादा खराब लगता है और उसके हाथों से मैगजीन गिर जाती है। फिर मोमो को रियलाइज होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वह उस गिरे हुए मैगजीन को उठाती है और उस चश्मिश को पकड़ाते हुए कहती है, सॉरी। और उसे नहीं लगता है कि एलियंस और यूएफओ सच में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसे ये लगता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं। यह सुनकर वो चश्मिश हंसने लगता है। फिर वे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। मोमो का कहना होता है कि भूत प्रेत होते हैं और हमारा चश्मिश कहता है कि नहीं, एलियंस और यूएफओ सच होते हैं। उन दोनों को लड़ते हुए मोमो की सहेलियां देख लेती है और उन्हें लगता है मोमो को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल गया और उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी। मोमो उस चश्मिश को चैलेंज करती है कि वो किसी भूतिया जगह पर जाकर दिखाए और वहां उसे कोई भूत दिखाई दे तो वो मोमो का जिंदगी भर नौकर बन जाएगा। जिस पर वो चश्मिश भी कहता है कि मोमो उसकी बताई जगह पर जाकर दिखाए और अगर वहां उसे एलियन दिखे तो मोमो को उसका नौकर बनना होगा। दोनों को शर्त मंजूर होती है और रात के समय मोमो नागी जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाती है जो कई सालों से बंद पड़ा था। मोमो ने उस चश्मिश का नाम आकुन रख दिया था। आकुन मोमो को कॉल करता है और बताता है कि उस हॉस्पिटल को एलियंस का अड्डा माना जाता है और अगर वह छत पर जाए तो उसे एलियन दिखेंगे, उसे किडनैप करके उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे। जिस पर मोमो आकुन से पूछती है कि क्या तुम्हारा कभी किडनैप हुआ है? तो आकुन बोलता है, क्या पता, अगर हुआ भी हो तो उन लोगों ने मेरी मेमोरीज मिटा दी होंगी। आकुन की बातों से मोमोस को साफ पता चल रहा था कि उसे खुद आज तक कोई एलियन नहीं दिखा है और आकुन भी मोमो की बताई जगह पर पहुंच गया होता है जो कि एक बहुत ही पुरानी टनल है। मोमो बताती है यह टनल बहुत ही ज्यादा भूतिया है और ऐसा उसने इंटरनेट पे पढ़ा था। कुन कहता है, इस टनल में जाकर मैं साबित कर दूंगा कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी टनल के अंदर जाते वक्त उसकी फटी पड़ी थी और गाना गुनगुनाते गुनगुनाते टनल के अंदर चला जाता है और ओकरून को पता चलता है कि मोमो ने भी कभी भूत नहीं देखी। ओकरून उस पर चिल्लाता है कि जब तुमने कभी भूत देखा ही नहीं तो तुम्हें यकीन कैसे हो सकता है। जिस पर वो बताती है कि उसकी दादी आत्माओं से बात कर सकती है और मोमो को उन्हीं से पता चला है। फिर मोमो पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता है और बोलता है कि इसके पीछे कोई रीजन हो, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। अचानक ओकरून को खून के पंजों के निशान दिखाई देते हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखता है एक डरावनी सी बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत होती है और ओकरून तुरंत गुफा से बाहर भागने लगता है। मोमो उसकी चीखें सुन कहती है कि जरूर ये टर्बो ग्रैनी होगी और ऐसा कहा जाता है कि अगर वह किसी को पकड़ ले तो उसके ऊपर कर्ज लगा देती है। ओकरून भागने की पूरी कोशिश करता है लेकिन टर्बो ग्रैनी उसे पकड़ लेती है
है और फोन कट हो जाता है। मोमो उसकी मदद के लिए बाहर जाने लगती है। तभी उसे 3 आदमी जैसे रोबोट दिखते हैं जो कि असल में एलियंस होते हैं। मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग तुरंत ही मोमो को पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े फाड़कर उसे बेहोश कर देते हैं। मोमो को होश आता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एलियंस उसे बताते हैं कि वे लोग सर्पो हैं, क्योंकि वे सर्पो प्लेनेट से आए हैं। इनकी जाति में सिर्फ मेल्स हैं। ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए केवल क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वे इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए यह इंसानों के ऑर्गन यानी बनाना चुराने आए हैं और यह मोमो के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर रिसर्च के लिए उसकी सारी ऑर्गन्स निकाल कर ले जाएंगे। मोमो चिल्लाती है और कहती है उसे जाने दें, लेकिन एलियंस साइकोकाइनेसिस पावर का यूज करते हैं ताकि उसे हिप्नोटाइज कर सकें और उन एलियंस को उसकी बात मनवाना आसान हो जाए। मोमो मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है, उस पर इनकी पावर्स का ज्यादा असर नहीं होता। एलियंस एक्सपेरिमेंट शुरू ही करने वाले होते हैं कि तभी मोमो का मोबाइल बजता है और जब एक एलियन उस मोबाइल को उठाता है तो उसे एक जोरदार लात पड़ती है और फिर उस मोबाइल में से एक भूत निकल कर आता है और यह भूत कोई और नहीं, हमारा ओकोरून है। पर टर्बो ग्रैनी ने कर्ज लगा दिया होता है। ओकोरून खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और टर्बो ग्रैनी उस पर हावी हो रही होती है। ये सभी चीज चल ही रही होती है कि एलियंस कहते हैं या तो तुम यहाँ से चले जाओ या तो तुम हमें अपनी बनाना दे के जाओ। अब एलियंस अपनी पावर का यूज करते हैं, लेकिन ग्रैनी बहुत ज्यादा फास्ट होती है और उनके पावर्स से बचते हुए एक एलियन को बीच से काट देती है। तभी एक एलियन ग्रैनी को अपनी पावर से दूर फेंक देता है और उसे कहता है हमने कभी इंसानों पे हमला नहीं किया, इसलिए चुपचाप अपना बनाना दे दो। ओकोरून कहता है उन्हें जो भी चाहिए वे देने के लिए तैयार है। वो कितने टाइम से एलियन को देखना चाहता था, क्योंकि हर समय वो एलियंस मैगजीन के पीछे ही पड़ा रहता था, जिसके वजह से उसकी कोई भी दोस्ती नहीं हो पाई। बचपन से ही ओकोरून आसमान की ओर घूरता रहता था और सोचता था कि एलियंस उसके दोस्त बनेंगे। क्लास के सभी बच्चे ओकोरून को चिढ़ाते रहते थे। फिर एक दिन मोमो उसकी हेल्प करने आई। ये वह मोमो को कुछ नहीं होने देगा और एलियन से कहता है उन एलियंस को जो भी करना है वे ओकोरून के साथ करें और मोमो को जाने दे, और इसके लिए वह मॉन्स्टर बनने को भी तैयार है। इतना कहकर ओकोरून का कर्ज फिर से वापस आ जाता है। पीछे से मोमो चिल्लाती है इन्हें दिखा दो, इन्हें दिखा दो, तुम एक असली मर्द हो। एलियंस फिर मोमो पे अटैक करते हैं और ओकोरून तुरंत ही हार जाता है। मोमो भी सोचती है ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। फिर एलियंस मोमो को हिप्नोटाइज करने लगते हैं और कहते हैं हमें मेल इंसानों की कोई जरूरत नहीं है। मोमो को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें उसकी दादी मोमो को साइकिक पावर्स कैसे यूज करना है वो सिखा रही होती है, लेकिन वह ये कहकर भाग गई थी कि उसे अपनी दादी से नफरत है। मोमो अब अपना पूरा ध्यान लगाकर वही करती है जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था और अचानक से उसके अंदर साइकिक पावर्स आ जाती हैं, जिससे वह टेबल को तोड़कर आजाद हो जाती है। ओकोरून चौंक जाता है। मोमो को खुद भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके अंदर साइकिक पावर्स हैं, कि पावर भी मोमो की पावर के सामने कमजोर पड़ जाती है। वो समझ जाती है कि उसकी दादी सच में भूत प्रेत से बात करती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। तीसरे एलियन को एक जबरदस्त लात मारती है जो कि इतना पावरफुल होता है कि एलियंस यूएफओ तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है और वो यूएफओ बिल्कुल एक मून की तरह दिख रहा होता है, लेकिन अब यह अपने असली रूप में आ जाता है और नीचे गिरने लगता है। मोमो देखती है ओकोरून पूरी तरह भूत बन चुका है और उसकी ओर काटने आता है। तभी मोमो अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके टर्बो ग्रैनी को उसके अंदर ही सील कर देती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी का कर्ज अभी भी लगा हुआ होता है और वो कहती है उसने ओकोरून के दोनों बॉल्स निकाल लिए हैं। जब तक वो बॉल्स टर्बो ग्रैनी के पास हैं तब तक वो कर्ज नहीं हटेगा और अगर उसे उस कर्ज से मुक्ति चाहिए तो उन्हें टर्बो ग्रैनी के टनल में आना होगा और टर्बो ग्रैनी को हराना होगा। एफओ भी टकराकर हॉस्पिटल के नीचे गिर गया होता है। मोमो ओकोरून को लेकर बाहर आती है। अब दोनों ही गलत और सही साबित हो चुके थे। एलियंस भी होते हैं और भूत भी होते हैं। मोमो की साइकिक पावर की वजह से ओकोरून अभी नॉर्मल है। अगर वह अपना पावर हटा दे ओकोरून वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ओकोरून उस टनल की ओर जाने लगता है क्योंकि उस ग्रैनी को हराने पर ही उसे उस कर्ज से मुक्ति मिल पाएगी। ओकोरून अपने कपड़े उतारकर मोमो को देता है ताकि उसे पहनकर वो अपने घर जा सके। मोमो कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी और उसकी हेल्प करेगी। यह सुनकर ओकोरून कहता है कि वो उसकी हेल्प आखिर क्यों ही करेगी, वो तो बस एक लूजर है। मोमो उसके कपड़े वापस कर उसके साथ चलने लगती है। ओकोरून कहता है फिर भी ये कपड़े तो पहन ही लो वरना तुम ठंड से जम जाओगी। सुनकर मोमो के दिल में धक धक होने लगती है क्योंकि कांताकुरा ने भी एक बार ऐसी ही लाइन मारी थी और सोचने लगती है कि उसे तो इस लड़के का नाम तक नहीं पता। फिर वह ओकोरून से पूछती है कि उसका नाम क्या है। वो कहता है
कांताकुरा, जो मोमो का फेवरेट एक्टर है, जिसकी मोमो बहुत बड़ी दीवानी होती है। मोमो कहती है तुम्हारा ये नाम नहीं हो सकता। ओकुरुन कहता है मानो या ना मानो, यही मेरा असली नाम है। अब मोमो अपने कान बंद कर लेती है, जिससे ओकुरुन पर ग्रैनी की कर्ज पड़ने लग, और ग्रैनी बनकर वह मोमो से कहता है मुझे अपना केला खिला दो मोमो। अपनी साइकिक पावर से ओकुरुन को उठाकर दूर फेंक देती है और उसी के साथ उसका कर्ज भी हट जाता है। मोमो एक रूल सेट करती है और ओकुरुन को उसके असली नाम से ना बुलाने का फैसला करती है, और ओकुरुन भी मान जाता है और शर्माने लगता है, जिसे देख मोमो उसका मजाक उड़ाती है और कहती है तुम्हें ये नया नाम पसंद आया, तुम्हारा चेहरा भी लाल हो रहा है। तो ओकुरुन शर्म से मुंह फेर लेता है। फिर मोमो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम कितने गंदे हो यार। अब ये लोग उस गुफा तक पहुंचे उससे पहले ही सुबह हो जाती है, यानी कि अब टर्बो ग्रैनी बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि भूत तो सिर्फ रात में ही निकलते हैं। और वे लोग घर जाने का फैसला करते हैं। मोमो अब ओकुरुन को अपने घर चलने बोलती है, और इन कपड़ों में वह भूत से भी ज्यादा डरावना लग रहे थे। दोनों अब मोमो के घर के सामने पहुंच गए थे। मोमो बोलती है उसकी दादी लड़कों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही डाला था। अब ओकुरुन जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है, उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। यह देख मोमो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उसे उठाकर पास वाली नदी में फेंक देती है, जिससे वह बच जाता है। अब मोमो देखती है कि उसकी दादी ने गेट में एक तलिस्मान लगाया हुआ होता है, जिससे बुरी शक्तियां घर के अंदर ना आ सके, और ओकुरुन अभी शापित है, तो उसे भी उस तालिस्मान ने रोक दिया। मोमो ओकुरुन से माफी मांगती है और उस तालिस्मान को हटा देती है और ओकुरुन को अंदर आने कहती है। इस बार फिर अगर उस पे आग लगी तो फिर से वह उसे उठा के नाले में फेंक देगी। ओकुरुन डरते हुए घर के अंदर जाता है और इस बार इसे कुछ नहीं होता। घर के अंदर आने के बाद मोमो अपनी दादी को आवाज लगाती है, पर शायद उसकी दादी घर पर नहीं थी। मोमो अब ओकुरुन को अपने कमरे के पास ले जाती है और उसे गेट के बाहर ही खड़े रहने को बोलती है, लेकिन जैसे ही वो गेट लगाती है, ओकुरुन का कर्ज वापस से हावी हो जाता है और गेट खोलकर अंदर आ जाता है और उसका कर्ज हटाती है और उसे पीछे मुड़कर रहने को बोलती है। कपड़े चेंज करने के बाद मोमो ओकुरुन के लिए भी कुछ कपड़े लाती है और उसे पहनने को कहती है। अब मोमो ओकुरुन से पूछती है कि तुम्हारा केला सच में गायब हो गया है। ओकुरुन अपनी पैंट चेक करता है और वहाँ सच में कुछ नहीं होता, नील बटा सन्नाटा। मोमो मजाक में कहती है उसे भी देखना है, लेकिन ओकुरुन साफ मना कर देता है। तो उसमें मोमो बोलती है जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो दिखाने में कैसी शर्म। तब ओकुरुन कहता है कुछ हो या ना हो वो नहीं दिखाएगा, और मोमो पे भड़कने लगता है कि ये उसी की गलती है, उसी ने उसे उस गुफा में भेजा था, जिसके कारण उसके केले और 2 बॉल्स गायब हो गए हैं। जिस पर मोमो कहती है तुम अपनी फालतू बकवास मत करो, तुम ही आए थे मेरे पास शर्त लगाने, हम दोनों ने शर्त लगाई। तब ओकुरुन बोलता है उसे हमेशा से एक दोस्त चाहिए था। मोमो उसके पास गई, उससे उसकी दोस्ती भी, और ये दोस्ती वो गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके पास बातें करने चला गया था। फिर वे दोनों कुछ देर बातें करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक घंटी सुनाई देती है। ओकुरुन कहता है कि शायद तुम्हारी दादी आ गई। इस पर मोमो कहती है कि उसने यह घंटी पहली बार सुनी है। उसकी दादी ने बताया था कि उसके घर में 2 घंटियां हैं, एक इंसान के लिए और एक बुरी शक्तियों के लिए। क्योंकि मोमो ने मेन गेट से उस तलिस्मान को हटा दिया था, तो भूत उनके घर आ गए हैं। ओकुरुन की फट जाती है और मोमो से पूछता है ये अब क्या करें। तो मोमो कहती है इस तलिस्मान को वापस से उस गेट में लगाना होगा, तब यह भूत खुद ब खुद जल जाएगा जैसे तुम जले थे। ओकुरुन कहता है वैसे में तो वो भी जल जाएगा। तो मोमो बोलती है कि तुम कुछ देर पीछे के गेट से बाहर चले जाना। वे दोनों पीछे के गेट की ओर जा रहे होते हैं और देखते हैं बाहर काले बादल छा गए हैं। घर के अंदर काला धुआं फैल रहा होता है, जिससे मोमो की नाक से खून आने लगता है और ओकुरुन की हालत भी खराब हो जाती है। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि एक फ्लैटफुट मॉन्स्टर नाम का एलियन है। वो एलियन उन दोनों की ओर हमला करता है, लेकिन वो दोनों डॉज कर जाते हैं। अभी मोमो सोचती है उनकी तो भूत के आने पे बचनी चाहिए थी, इस एलियन के आने से कैसे बची। ओकुरुन फिर उसे बताता है कि स्टडीज के अकॉर्डिंग भूत और एलियन में कुछ सिमिलैरिटीज होती है, जिसकी वजह से वो बेल बजा। तभी एलियन जोर से चिल्लाता है मुझे अपना केला दे दो। मोमो भी अपनी साइकिक पावर्स का यूज नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि वो ओकुरुन के कर्ज को दबाए हुए है। ओकुरुन मोमो से कहता है कि उसे उस कर्ज से आजाद कर देने को। उसे उन एलियन से डर नहीं लगता है और वो ट्रांसफॉर्म होकर उनसे फाइट करेगा। मोमो शुरू में तो मना करती है, फिर लास्ट में मान जाती है। फिर ओकुरुन ग्रैनी वाले कर्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी एलियन अटैक करता है। तब तक ओकुरुन ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। वो मोमो को लेकर तेजी से वहाँ से हट जाता है। ओकुरुन बिल्कुल ही बदल जाता है और किसी एनिमेकर की तरह बात करने लगता है। यह पावर तो कमाल की है। मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है और अब सब कुछ कंट्रोल में है। मोमो को कुछ समझ नहीं आता इसकी बोलचाल अचानक से इतनी कैसे बदल गई। वो एलियन ओकुरुन की ओर अटैक करता है
लेकिन ओकुन आसानी से उसे डॉज कर लेता है और अपने दांतों से उसकी उंगलियां चबा जाता है। ये थी ग्रैनी की असली पावर। इतनी ज्यादा ताकत ओकुन की बॉडी संभाल ना सकी और उसे खून की उल्टियां होने लगी। तभी एलियन उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि मोमो उसे अपनी साइकिक पावर से बचा लेती है। ओकुन फिर ट्रांसफॉर्म होता है और उस एलियन पर हमला करता है और वो एलियन एक दीवार से जाकर टकरा जाता है, जिसके कारण वहाँ एक छेद हो जाता है। मोमो अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके वो तलिस्मान वहाँ उस गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन वहीं मर जाता है। इतना ज्यादा साइकिक पावर यूज करने के कारण मोमो बेहोश हो जाती है, जिसके कारण ओकुन का कर्ज फिर से उस पर हावी हो जाता है। मोमो की दादी एक टैक्सी लेकर वापस घर आ रही होती है। तभी वो टैक्सी वाला को बोलती है कि मुझे यहीं रोक दो। ड्राइवर को लगता है कि शायद वो उसकी बात सुनकर नाराज हो गई है, लेकिन वह उसे कहती है अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम तुरंत यहाँ से लौट जाओ। इधर ओकुन टर्बो ग्रैनी में बदल गया था और मोमो को खाने ही वाला होता है। तभी एक कील आकर उसे लगती है और वो नाले में गिर जाता है। वो कील और कोई नहीं, मोमो की दादी ने फेंका था और उसकी दादी का असली नाम साइको है। उसे लगता है कि पता नहीं पोती ने इस बार किस लड़के को ले आया है, लेकिन यह तो एक मॉन्स्टर है। उसकी दादी ओकुन को पकड़कर एक सर्कल के अंदर रख देती है। इसमें से अगर टर्बो ग्रैनी निकलने की कोशिश करेगी तो वो मर जाएगी। फिर वो सारी बात मोमो की दादी को बताता है और मोमो की दादी एक प्लान करती है। ओकुन के अंडे और केले वापस लेने के लिए दोनों साइकिल से निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर कुछ दूर जाने के बाद ट्रेन पकड़ लेते हैं, क्योंकि साइकिल से टनल तक जाने की दूरी बहुत ज्यादा थी, या यूं कहीं कि वे लोग थक जाते। ये लोग ट्रेन में ही मॉडर्न कपड़े पहन लेते हैं और कुछ देर बाद टनल के पास पहुंच जाते हैं। मोमो ओकुन से आगे चलने के लिए कहती है और ओकुन की भी यहाँ फटी पड़ी थी। वो दोनों टनल के अंदर जाते हैं। हाँ, ग्रैनी उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। मोमो ग्रैनी के कर्ज को रिलीज करती है। ओकुन ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो हमेशा मनुष्यत वाली बातें ही करता था। वो ग्रैनी से लड़ने जाता है और कुछ दूर चलने के बाद ही वो वापस से इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये दोनों भी इतने गधे हैं कि भूल ही गए कि असलियत में तो ग्रैनी ही उन पावर्स की मालकिन है। मोमो को ओकुन के अंदर से भूत वाला ऑरा भी नहीं आ रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। तभी ग्रैनी बोलती है मैंने उसका केला लौटा दिया है, अब उसके अंदर कोई भी कर्ज पावर्स नहीं है। टर्बो ग्रैनी तभी उन दोनों को मारने आती है तो मोमो उसे कहती है तुम्हारा नाम टर्बो ग्रैनी है ना, तो क्यों ना एक रेस हो जाए। और वो कहती है कि उसे मोमो का चैलेंज मंजूर है। टर्बो ग्रैनी उनसे रेस का नियम पूछती है, जिनमें मोमो कहती है कि उन्हें 10 मिनट तक गिनना होगा और वे पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, और अगर वे हार जाते हैं तो टर्बो ग्रैनी उन्हें मार देगी। मोमो कहती है कि उन्हें सारे नियम ईमानदारी से फॉलो करने होंगे, जिसमें टर्बो ग्रैनी कहती है उन्हें नियम तोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ग्रैनी गिनती गिनना शुरू करती है। ओकुन कहता है कि अब तो हम बच जाएंगे, मोमो तो जीनियस है। तभी उन्हें पता चलता है कि ग्रैनी को गिनती गिनना ही नहीं आता। वो 1 मिनट 2 मिनट इस प्रकार करके तुरंत 10 मिनट गिन लेती है और ढेर सारे हाथों से मोमो को पकड़ लेती है और फिर ओकुन से कहती है कि तुम्हारे 10 मिनट अब चालू हुए। ओकुन कहता है कि वो गिनती गिनने में चीटिंग कर रही है और नियम का पालन नहीं कर रही है। तभी ग्रैनी बोलती है कि तुमने 10 मिनट तक भी गिनने को बोला था, कैसे गिनना है ये नहीं बोला था। फिर वो तुरंत 10 मिनट गिन लेती है और ओकुन को भी पकड़ने लगती है। अब ओकुन क्या ही करता, बचने के लिए उसने ग्रैनी की छाती पर ही काट ली और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ग्रैनी भी उसे हटा नहीं पा रही थी, और जब ग्रैनी को पता चला कि ये उन कपड़ों की वजह से हो रहा है तो ग्रैनी उसे पोजेस करके उन कपड़ों को ही फाड़ देती है और पूछती है कि क्या तुम कोई जादूगर का रिश्तेदार हो, और मोमो को खाने आगे बढ़ जाती है। लेकिन ग्रैनी को अचानक लगता है कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। ये कोई और नहीं, मोमो अपनी साइकिक पावर्स का यूज कर रही थी। भले ही वो अंधेरे में देख नहीं पा रही थी, लेकिन वो उसकी ऑरा को महसूस कर पा रही थी। ग्रैनी को ओकुन के अंदर ही सील कर देती है और ओकुन भी मोमो को आजाद कर लेता है। मोमो ग्रैनी से कहती है अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है बुढ़िया, कहाँ तक भागोगी। तभी दीवार तोड़कर एक केकड़ा आ जाता है और वहाँ तोड़फोड़ करने लगता है। केकड़ा सब कुछ तोड़कर इन दोनों का पीछा करने लगता है। ये दोनों उस टनल से भागने लगते हैं। मोमो ओकुन से ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है और ओकुन मोमो को अपनी पीठ पर बैठा के टर्बो स्पीड से भागने लगता है। ग्रैनी चिल्लाती है मेरे बिना परमिशन के तुम मेरी पावर्स को यूज नहीं कर सकते। ओकुन फिर एक पहाड़ी से कूद जाता है और अपने पैर को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाकर नीचे लैंड होता है और बोलता है मैं थक गया हूँ। उनके पीछे वो केकड़ा भी आ रहा होता है। मोमो नोटिस करती है कि उस केकड़े के ऊपर बहुत सारे फेशियल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि बिल्कुल इंसानों के चेहरे जैसे लग रहे थे, और फिर से ओकुन मोमो को उठाकर भागने लगता है और नीचे खड़ी सारी आम जनता उन्हें देखकर बहुत ही हंस रही थी। केकड़ा एक बिल्डिंग से टकरा जाता है और वो बिल्डिंग पूरी तहस नहस हो जाती है। आम जनता को लगता है कि वहाँ एक बम ब्लास्ट हुआ है, भागने लगते हैं।
ये दोनों अब शहर से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ इन्हें ढेर सारे ज़ॉम्बी जैसे लोग दिखते हैं जो इनका पीछा कर रहे होते हैं। टर्बो ग्रैनी के कहने पर मोमो अब ओकुन को टर्बो मोड में भागने बोलती है। ओकुन ऐसा ही करता है और टर्बो स्पीड में सबके बीच से भागने लगता है और उसका रास्ता साफ करने में मोमो उसकी मदद करती है। और उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है जब वे आखिर में शहर में ही गिर जाते हैं और वे दोनों अपनी पावर्स लिमिट से ज्यादा यूज कर चुके होते हैं और आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। मोमो का ध्यान भटकता है और टर्बो ग्रैनी ओकुन के शरीर से बाहर निकलती है और दोनों को एक जोरदार लात मारती है और बोलती है आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि कैसे बड़ों से बात की जाए। और वो उस केकड़े में जाकर मर्ज हो जाती है और कहती है हिम्मत है तो भाग कर दिखाओ, मैं 10 क्या 20 मिनट भी तुम्हारा वेट कर लूंगी, फिर भी तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। इतने में मोमो कहती है मुझे तो बस 1 सेकंड ही चाहिए। इतना कहकर वो अपने ऊपर से गुजरती हुई एक ट्रेन पकड़ लेती है और ओकुन के साथ उसके ऊपर बैठ जाती है। टर्बो ग्रैनी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही होती है, लेकिन ग्रैनी उन्हें कुछ ही सेकंड में पकड़ लेती है क्योंकि ट्रेन अपनी फुल रफ्तार में कभी नहीं चलती। मोमो अब अपनी पावर से ग्रैनी को पकड़ लेती है क्योंकि मोमो और उसकी दादी ने मिलकर उसे ट्रेन की पटरी में ही पकड़ने का एक प्लान बनाया था। मोमो की दादी शहर के बाहर वेट कर रही थी और उसने पटरी पर काफी सारे तलिस्मान लगा दिए थे। जैसे ही ये लोग सोनो सिटी के बाहर आते हैं, टर्बो ग्रैनी और उसके केकड़े एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उनमें से ढेर सारी लड़कियों की आत्माएं निकलती है जो उसी लोकेशन पे फंसी हुई थी। दोनों स्टेशन से उतरते हैं और उन्होंने टर्बो ग्रैनी और उस केकड़े का खात्मा कर दिया था। और उसके बाद ये लोग उस टनल पर फूल चढ़ाने जाते हैं क्योंकि साई ने बताया था कि ये टनल एक क्राइम करने की जगह हुआ करती थी जहाँ छोटी छोटी लड़कियों को लाकर टॉर्चर किया जाता था और उन्हें मारकर वहीं फेंक दिया जाता था। उन सबकी भटकती आत्माओं से ही लोकेशन बाउंड बना था और आज उन लोगों की आत्माओं को शांति मिल गई। टर्बो ग्रैनी को हराने की खुशी में आज दावत थी और ये लोग आज केकड़े ही बना रहे थे और ओकुन को ये समझ में नहीं आ रहा होता है इतना सब कुछ होने के बाद ये लोग केकड़ा कैसे खा सकते हैं। और मोमो और उसकी दादी तो एक केकड़े के पीस के लिए लड़ाई कर रही होती है। फिर सेइको ओकुन से पूछती है क्या तुम्हारा केला वापस आया, और अगर आया तो मुझे भी दिखाओ। जिसमें ओकुन कहता है पागल है क्या रे बुढ़िया, मेरा केला सिर्फ मेरा है और मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। बुढ़िया तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। ओकुन चिल्लाते हुए भागता है और एक बाथरूम में जाके गेट लगा लेता है। कुछ देर बाद ओकुन सभी को गुड बाय बोलकर वापस घर आ जाता है और सोचता है कि क्या यह आखिरी गुड बाय था। अगले दिन वो स्कूल जाने में डर रहा था और सोचता है कि अगर वो मोमो से मिलेगा तो उसे क्या ही बोलेगा। मोमो जो कि उसका स्कूल गेट पे इंतजार कर रही होती है, उसे देखकर वो चौंक जाता है। फिर वे दोनों काफी देर एलियंस की बात करते हैं। फिर उन दोनों के क्लास का टाइम हो जाता है, अपने अपने क्लास चले जाते हैं। ओकुन को आज भी उसके क्लासमेट परेशान कर रहे थे, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास मोमो जैसी एक हॉट फ्रेंड है। यहाँ मोमो को भी अपने क्लास में मन नहीं लग रहा होता है। असल में वो ओकुरुन से बात करना चाहती थी एलियंस के बारे में और वहीं ओकुरुन भूतों के बारे में। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे। इसके लिए उन्होंने एक लंबी ब्रेक का इंतजार किया और लंच टाइम होते ही दोनों एक दूसरे को खोजने निकल गए। मोमो उसे कैफेटेरिया में तो आकुन उसे पार्क में। दोनों को लगता है कि वे दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। काफ़ी सोचने के बाद वे दोनों खड़े होते हैं और अपनी क्लास की ओर निकल पड़ते हैं। क्लास की ओर निकलते ही दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और इनकी गलतफहमी दूर होती है। दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे लेकिन दोनों गलत गलत जाके ढूंढ रहे थे। वे दोनों टकराते हैं और नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरते हुए मोमो की फ्रेंड्स देख लेती है और सोचने लगती है कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। मोमो अपनी सहेलियों को बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है और मोमो और ओकुन वहीं पे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से ना बात करने का फैसला करते हैं। फिर वे दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ओकुन मोमो की क्लास में आता है और उसे बाहर बुलाता है कुछ बात करने के लिए। मोमो उससे बात करने के मूड में नहीं रहती है और उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है और ओकुन वहाँ से चला जाता है। छुट्टी होने के बाद ओकुन एक लड़की से टकराता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है और उसका नाम आयरा होता है। आयरा माफ़ी मांगती है और उससे बात करने लगती है जिससे ओकुन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और इधर मोमो अपने किए पर पछता रही होती है। तभी वो ओकुन को आयरा से बात करते देख लेती है और ओकुन दांत दिखाकर हंस रहा था। मोमो सोचती है ओकुन की तो कोई दोस्त नहीं है, फिर ये लड़की कौन है। और फिर आयरा वहाँ से जाने लगती है और अपने दोस्तों को बोलती है कि काफ़ी बेवकूफ़ लड़का है ये, लड़कों का क्या है, प्यार से बात कर दो तो तुम्हारे पीछे लट्टू हो जाते हैं। मोमो ये सभी बातें सुन लेती है और अपनी साइकिक पावर्स का यूज़ करके एक बर्तन उठाकर आयरा के सर पर मार देती है जिससे आयरा वहीं गिर जाती है और उसकी दोस्त सोचती है कि आखिर ये बर्तन यहाँ कैसे आया। तभी ओकुरुन भी उसकी ओर जाने लगता है और मोमो आकर ओकुरुन का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ घर चलने को कहती है। मोमो रास्ते में ओकुरुन से माफ़ी मांगती है उसके पुराने व्यवहार के लिए।
फिर ओकरून मोमो से पूछता है कि क्या हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया, जिसमें मोमो कहती है हाँ हमने उसे हरा दिया और तुम्हारा कर्ज भी उससे लिफ्ट हो गया है। ओकरून घबराते हुए कहता है कि मेरा केला तो मेरे पास आ गया, लेकिन मेरे दोनों अंडे अभी भी गायब है, जिसे सुनकर मोमो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। और मोमो की दादी कहती है इसलिए कहा था मैंने कि मुझे चेक करने दो। ओकरून कहता है वो अपने बनाना आने की एक्साइटमेंट में अपना अखरोट ही देखना भूल गया। फिर मोमो की दादी बोलती है कि अरे बेवकूफ, वो तुम्हारा केला नहीं किसमिस है, किसमिस। बड़े बड़े ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं। फिर मिस सएको ओकरून के अंदर ग्रैनी को नोटिस करती है और मोमो से एक डॉल लाने को कहती है और एक तलिस्मैन उस डॉल पे लगाने को कहती है। फिर मिस सएको ओकरून को एक झाड़ू से मारती है और मोमो से पूछती है क्या तुमने कुछ नोटिस किया। मोमो कहती है हाँ, उसकी ऑरा लाल कलर से ब्लू कलर हो गई। मिस साइको बोलती है इस बार जब वह उसे मारेगी तब उसे उस लाल ऑरे को उस डॉल के अंदर भेजना है। मोमो ऐसा ही करती है। ओकरन के बॉडी से लाल ऑरा को निकालकर उस डॉल में डाल देती है। वो डॉल एक बिल्ली ऐसी दिख रही थी। ग्रैनी की ऑरा अब उस डॉल में आ गई होती है और मिस साइको उस ग्रैनी को बहुत मारती है। वह डॉल वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मोमो उसे अपनी साइकिक पावर से खोज ही लेती है। ओकुरुन बिना कुछ सोचे समझे ग्रैनी को बोलता है कि उसके बॉल्स कहाँ है, उसे वो जल्दी चाहिए। ग्रैनी बोलती है अगर तुम्हें तुम्हारे बॉल्स चाहिए तो पहले तुम्हें इन दोनों को चाकू लेके मारना होगा। इसमें ओकरून बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होके कहता है डैम दिस इज स्ट्रेसिंग मी आउट यू नो। तभी मोमो और ग्रैनी सोचती है कि आखिर ये ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया। ग्रैनी की ऑरा तो इसके अंदर से निकल गई है। मिस सीके कहती है ग्रैनी का सिर्फ कॉन्शियसनेस बाहर आया है, उसकी सारी पावर्स तुम्हारे अंदर ही है। ये सुनते ही ग्रैनी के पसीने छूटने लगते हैं और मिस सीके उसे मारने लगती है और वो आई एम सॉरी सेंसे चिल्लाने लगती है। और ओकुरुन जो कि अभी ट्रांसफॉर्म्ड है कहता है एंड दैट्स हाउ यू डू इट सिको-चान। फिर वो वापस से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर मोमो उसे बड़े ही अच्छे से बॉल्स देने को कहती है और बदले में उसे उसकी स्पिरिचुअल पावर्स मिल जाएंगी। ग्रैनी मान जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। ग्रैनी को भी नहीं पता कि ओकुरुन के बॉल्स ग्रैनी ने कहाँ गिरा दिए हैं। ग्रैनी बताती है कि उसने उस बॉल्स को प्रोटेक्ट कर दिया था स्पिरिचुअल मेम्ब्रेन लगा के, जो कि एक गोल्डन शाइनी बॉल की तरह दिखेंगे और 5 सेंटीमीटर के होंगे, और अगर कहीं दिखे तो समझ जाना कि वे तुम्हारे ही बॉल्स हैं। ओकुरुन मोमो और ग्रैनी को लेके हर वो जगह जाता है जहाँ ग्रैनी बोलती है कि यहाँ हो सकता है, लेकिन उसे अपने बॉल्स कहीं नहीं मिलते हैं। ग्रैनी फिर बताती है कि उन बॉल्स में स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा है और इसके पीछे योकाई आ जाएंगे, और अगर एक भी बॉल योकाई के हाथ में चला गया तो फिर वो मिलना नामुमकिन हो जाएगा। ये सब जानने के बाद मोमो और ओकुरुन उस बिल्ली को खूब पीटते हैं और ग्रैनी बोलती है कि ये ट्रीटमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी, याद रखना। मोमो कहती है कि घर चलकर उसे और कुछ सोचना चाहिए। घर पर मिस सेइको कहती है कि वो अपने आदमियों से इस बॉल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी और साथ ही ओकुरुन को संभल कर रहने बोलती है, क्योंकि उसके पास पावर्स है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगले दिन ओकुरुन क्लास जाता है। वहाँ पे कुछ लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं और मोमो के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तभी वो पैनिक हो जाता है और ओकुरुन ट्रांसफॉर्म होकर पूछता है कि ये सब रूमर्स आखिर कौन फैला रहा है। उसके यह ट्रांसफॉर्मेशन पावर देख के वो सभी डर जाते हैं। फिर ओकुरुन को होश आता है और वो अपने बेंच में जाकर बैठ जाता है और अपनी किताब को अभी निकाल ही रहा होता है कि उसमें से वो टर्बो ग्रैनी वाली डॉल को देखता है और वो अपना बैग लेकर क्लास से बाहर निकल जाता है और एक कोने में जाके बैठकर उस टर्बो ग्रैनी से पूछता है कि आखिर वो यहाँ इस क्लास में क्या कर रही है। तो वो बोलती है कि सेको ने कहा था कि अब वो और कहीं भी जा सकती है क्योंकि उसके पास कोई पावर्स नहीं है। और यहीं पर ग्रैनी ओकुरुन को बहकाने की कोशिश करती है कि ये पावर्स तुम्हारे काबू के बाहर है, मुझे तुम्हारे शरीर में वापस जाने दो ताकि मैं सभी पावर्स को लेकर आसानी से वापस आ सकूं। जिसमें ओकुरुन कहता है कि तुम मेरी बॉल्स रिटर्न कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी पावर्स रिटर्न कर दूंगा। इसी बीच मोमो आ जाती है, जिसे देख ओकुरुन शर्मा जाता है और उससे दूर भागने लगता है। मोमो उसका पीछा करती है। फिर वे दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। मोमो सोचती है कि ये तो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, फिर इतना क्यों भाव खा रहा। जिसमें उसकी सहेलियां कहती हैं उसके कुछ क्लास के लड़के मोमो के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे। ओकुरुन उन्हें सुनकर उन पे भड़क जाता है और उनसे लड़ाई कर लेता है। स्कूल में कोई तो है जो मोमो के बारे में गंदे गंदे रूमर्स फैला रहा है। फिर हमें आयरा को दिखाया जाता है जो स्कूल की सबसे हसीन लड़की है और उसी ने मोमो के बारे में गंदे रूमर्स फैलाए हैं। उसने मोमो के साइकिक हैंड्स को देख लिया था और उसे लगता है वो कोई डीमन है। फिर अपनी पॉकेट से वो एक गोल्डन बॉल निकालती है जो कि आसमान से आकर उसके सर में टकरा गई थी। उसे लगता है कि भगवान ने उन्हें कोई महान काम के लिए चुना है क्योंकि वो सुंदर जो है और अपने आप को दुनिया का रखवाला समझने लगती। तभी उसे खिड़की के बाहर लाल कपड़ों में एक अजीब औरत दिखती है और अपनी सहेलियों से कहती है कि क्या उन्हें वो दिख रहे हैं। वो अपनी सहेलियों को भी उस अजीब औरत को दिखाती है, लेकिन उसकी सहेलियां उसे नहीं देख पा रही होती हैं।
और ये सब करते हुए ग्रैनी भी उन्हें छुप कर देख लेती है। इसके बाद स्कूल की छत पर मोमो और ओकरून बैठे हुए थे। ओकरून अभी भी मोमो से नजर नहीं मिलाता और कहता है कि वो टर्बो ग्रैनी पे नजर रख रहा है ताकि वो भाग न जाए। टर्बो ग्रैनी कहती है, अगर मैं भाग भी गई तो कौन सा तुम मुझे रोक लोगे। बोलती है कि मैं स्कूल में गोल्डन बॉल्स खोज रही थी, तभी उसने एक अजीब औरत को देखा और मोमो को कहती है, मैं तुम्हें उससे स्कूल के बाद मिलवा दूंगी। और बताती है कि अगर किसी इंसान को वो गोल्डन बॉल मिलते हैं तो उसके अंदर सुपरनेचुरल पावर जाग जाएगी, जिसकी वजह से वो भूत को देख सकते हैं और इसका मतलब है कि भूत भी उन्हें देख सकते हैं। मोमो कहती है, ये सब बात तुम्हें पहले ना बताना चाहिए था। इधर आयरा सोच रही होती है वह मोमो जैसे डीमन को कैसे हराए। तभी उसे खिड़की के बाहर वह भूत दिखता है। छुट्टी होने के बाद वह मोमो को बोलती है कि उसे अकेले कहीं मिलना है। मोमो मना करती है तो आयरा बहुत रिक्वेस्ट करती है, इसलिए मोमो वहाँ चली जाती है। आयरा मोमो को एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाती है। यहाँ उसकी दो सहेलियाँ मोमो को पकड़ लेती हैं और आयरा उसके ऊपर चढ़कर बोलती है, जाओ डीमन, अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। इससे मोमो परेशान हो जाती है और अपनी सुपर नेचुरल पावर यूज़ करके उन दोनों लड़कियों को फेंक देती है। आयरा को लगता है कि सिर्फ क्रॉस से उसकी बात नहीं बनेगी, तो वो अपने पॉकेट से गोल्डन बॉल निकालती है। यह देखते ही मोमो समझ जाती है कि ये तो ओकरून के बॉल्स हैं और आयरा को बोलती है कि ये बॉल्स ओकरून के हैं, उसे वापस कर दे। तभी मोमो को ढूंढते हुए ओकरून भी यहाँ आ जाता है और मोमो उसे बताती है कि तुम्हारे गोटे इसी के पास हैं। पीछे से वो भूतिया औरत भी आ जाती है और आयरा को पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ। ओकरून जल्दी से टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और आयरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भूतिया औरत उसे आसानी से डॉज कर लेती है क्योंकि उसके पास एक्रोबैटिक रिफ्लेक्स होते हैं। इस भूतिया औरत का नाम सिल्की है और आयरा को निगलने वाली होती है कि तभी मोमो और ओकरून उसे बचाने की एक योजना बनाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। को सिल्की ने अपने बालों से पकड़ लिया होता है। वो टर्बो ग्रैनी को मदद के लिए बोलती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी वो आराम से चिल कर रही होती है। आखिरकार मोमो सिल्की के बाल में आग लगा देती है, जिसे मजबूरन उसे आयरा को छोड़ना पड़ता है। उनकी मदद से ओकरून उस भूतिया औरत को हरा देता है। तब तक ग्रैनी कहती है, आयरा मर चुकी है क्योंकि भूत आयको ने उसे खा लिया था। मरने के बाद मोमो और ओकरून उसे सीपीआर देने लगते हैं, जिससे ग्रैनी कहती है कि दिल तो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है, इसे साइकिक पावर से पंप करने का कोई फायदा नहीं। तभी यहाँ पे सिल्की आ जाती है। वो अपनी ऑरा को आयरा से कनेक्ट करने बोलती है, जिससे कि वह बच जाएगी, लेकिन मोमो को उस पर भरोसा नहीं हो रहा होता है, तो सिल्की अपना मुंह तोड़ देती है, जिसपे ग्रैनी कहती है कि ये सच बोल रही है। वो ओकरून को टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने बोलती है और उस सिल्की पर नजर रखने को कहती है। तभी मोमो सिल्की और आयरा का ऑरा कनेक्ट करती है और उसे सिल्की के कुछ पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। जब सिल्की एक जिंदा इंसान हुआ करती थी, वो पैसे कमाने के लिए धंधा करती थी। उसकी एक छोटी बेटी भी थी जिसका वो खूब ध्यान रखती थी। वो अक्सर काम करके आती थी और थक कर सो जाती थी। उसकी छोटी बेटी को एक्रोबैटिक सीखने का बहुत शौक था। उसकी माँ भी उसके साथ एक्रोबैटिक क्लास करती थी। एक दिन कुछ गुंडे आए और उसकी बेटी को उठाकर ले गए और उसे बुरी तरह मारकर सड़क में फेंक देते हैं। वो गुंडे कार से वापस जा रहे होते, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और ब्लड लॉस के कारण वापस से बेहोश हो जाती है। फिर उसके सामने आयरा आती है और उसे मॉमी मॉमी कह के बुलाती है। तब उसके पापा आ जाते हैं और उसे कहते हैं, ये तुम्हारी मॉमी नहीं है, कि माँ बचपन में ही मर जाती है। उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा ताकि जब उसकी माँ उससे मिलने आए तो उस पर उसे गर्व हो। फिर आयरा को हो जाता है और वो भी रोने लगती है। सिल्की अब टूट टूट कर राख बन रही थी। तभी आयरा जाती है और उसे जोर से गले लगाकर मॉमी कहती है, जिससे सिल्की अपनी आखिरी वक्त में बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और आयरा से उसे चोट पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगती है। फिर वो तीनों मोमो के घर जाते हैं। करुण चाहता था कि वे दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगे और बात को ख़त्म करें, लेकिन यहाँ इन दोनों में तो अलग ही बहस होने लगती है। और जाते जाते आयरा ओकरून से पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों की, तो ओकरून कहता है कि जब भी कोई मुसीबत में हो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर आयरा शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि डीमन बनने के बाद भी अभी उसमें कुछ इंसानियत बची हुई है और शर्माते हुए वहाँ से भागकर चली जाती है। तब देखकर मोमो को अच्छा नहीं लगता। तभी टर्बो ग्रैनी ओकरून का एक बॉल लेकर आती है और मिस साइको एक बैट लेकर आती है। ग्रैनी बॉल को तेजी से ओकरून की ओर फेंकती है और मिस साइको चूक जाती है मारने में, जिससे कि ओकरून का बॉल सही जगह पर लग जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ मोमो ओकरून से कहती है कि हमें दूसरी बॉल अब कहाँ खोजनी चाहिए और बोलती है लंच के बाद उसे छत पे मिलना चाहिए, लेकिन ओकरून यह कहकर टाल देता है कि उसे कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है। मोमो स्कूल के बाद मिलने को कहती है, लेकिन ओकरून उसमें भी मना कर देता है, तो मोमो मान जाती है और अपनी सहेलियों के साथ लंच करने लगती है। तभी उसकी सहेलियाँ कहती हैं कि कहीं ओकरून ने कोई दूसरी लड़की तो नहीं पटा ली। इस पर मोमो कहती है, कोई दूसरी लड़की, और वो भी वो चश्मिश, कभी नहीं। फिर उसे आयरा का याद आता है
और वो एकदम से घबरा जाती है और कोल्ड ड्रिंक लेने वो बाहर जाती है। तभी वो ओकरून को आयरा के ऊपर लेटा हुआ देख शॉक हो जाती है। असल में ओकरून स्कूल के पीछे ट्रेनिंग करने आया हुआ होता है ताकि जब उसकी अगली लड़ाई हो तो उसे मोमो का सहारा न लेना पड़े। तभी वहाँ आयरा आकर उसे किस करने लगती है, जिसे ओकरून दूर हटा देता है और इसी बीच वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और मोमो को गलतफहमी हो जाती है। गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ओकरून भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे बोलता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तभी मोमो कहती है कि जाओ उसी के साथ तुम मेकआउट करो, तुम्हारे शर्ट भी खुले हुए हैं, तुम्हें पसीना भी आ रहा है। फिर मोमो अपनी क्लास चली जाती है। यहाँ क्लास में ओकरून सोच रहा होता है कि उसे सब सच बता देना चाहिए कि वो ट्रेनिंग करने के लिए उससे झूठ बोला था, ताकि वो और स्ट्रांग होकर मोमो को सरप्राइज कर सके। तभी ओकरून नोटिस करता है कि उसके पैर के पास बहुत सारे पानी आ गए थे और उसके सभी क्लासमेट भी गायब हो गए हैं। क्लास के बाहर से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाकर चेक करता है तो वो आयरा होती है। स्कूल के बाहर पूरा अंधेरा छा गया होता है और आयरा को लगता है कि ये काम जरूर मोमो का होगा और ओकरून मोमो को ढूंढने जाता है, लेकिन वो अपनी क्लास में नहीं थी। मोमो खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी एग्जिट ब्लॉक होता है। वो सोचती है कि सिर्फ सभी के साथ हो रहा है या सिर्फ उसी के साथ ऐसा हो रहा है। फिर वो ओकरून के बारे में सोचती है और उसे गुस्सा आ जाता है। फिर उसे कुछ आवाज़ आती है जो कि बड़े से एक स्नेक मॉन्स्टर की थी। उसे देखकर वह क्लास में छुप जाती है, लेकिन पानी में जरा सा हलचल करने पे भी उस क्रिएचर को मोमो के बारे में पता चल जाता है और वह उसे ढूंढकर उस पर अटैक करता है। वो क्रिएचर अपने मुंह से बड़ा सा लेजर बीम छोड़ता है और पूरी क्लास को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो बच जाती है और इधर आयरा और ओकरून को भी उस ब्लास्ट की आवाज आती है और आयरा ओकरून से पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिस पर ओकरून कहता है उसे भी नहीं पता। फिर वो बताता है एक बार ऐसा ही हुआ था जब एलियन ने उन्हें कैद कर दिया था और जब तक उन्होंने उस एलियन को हराया नहीं था तब तक कुछ नॉर्मल नहीं हुआ था। जिसे सुन आयरा कहती है कि सच में एलियंस होते हैं। तभी एक केकड़े सा सिर वाला एलियन उसके सामने आ जाता है और उन पे अटैक करता है। तभी ओकरून ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को बचा लेता है और उसे जाने के लिए कहता है ताकि वो उससे लड़ सके। तभी ओकरून को चक्कर आता है और वो गिर जाता है। ये काम सर्पो एलियंस ने किया था जिन्हें हम पहले भी देख चुके हैं। तभी आयरा अपना क्रॉस निकालकर उन्हें डराने की कोशिश करती है। उन एलियंस को कुछ नहीं होता। फिर तभी ओकरून से वो एलियंस कहते हैं मुझे तुम्हारा बनाना चाहिए, मुझे तुम्हारा बनाना दे दो। अपनी पावर से ओकरून को हवा में उड़ाते हैं और उसके कपड़ा फाड़ देते हैं और अपना औजार निकाल कर ओकरून का केला काटने ही वाले होते हैं कि तभी आयरा सिल्की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और दो एलियंस को अपने बाल से उठाकर फेंक देती है। एलियन कहता है कि तुम्हारे पास भी पावर्स हैं, अब तो हमें तुम्हारा भी केला चाहिए। ओकरून को बचा लेती है, लेकिन उसे नंगे देखकर शर्मा जाती है और कहती है अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। ओकरून शर्मा कर एक क्लास में छुप जाता है। तभी वो केकड़े वाला मॉन्स्टर आयरा से लड़ने आता है। तभी आयरा उसे बचती हुई सीधा उस एलियन पर अटैक करती है। एलियन अपनी पावर यूज कर आयरा को दूर फेंक देता है। उसके बाद आयरा उस केकड़े वाले मॉन्स्टर को एक लात मारती है और वो छत में जाके चिपक जाता है और आयरा उस एलियन पर अटैक करने जा ही रही होती है कि तभी वो एलियन आयरा पर भी अपनी पावर्स का यूज करता है और वो भी नॉर्मल हो जाती है। इसी टाइम वो केकड़े वाला एलियन एक जोरदार पंच मारता है आयरा के पेट में और वो जाकर दूसरे क्लास में गिरती है। ओकरून उसे बचाने आता है। वो अभी भी नंगा होता है। वो टर्बो ग्रैनी के पावर में स्विच करता है, लेकिन एलियंस उन पे अटैक कर देते हैं और वापस वो नॉर्मल हो जाता है और एलियंस कहते हैं अब तो हम तुम दोनों का बनाना एक साथ ही लेंगे। वो केकड़े वाला एलियन आता है और ओकरून के सर में बहुत सारी पंचेस मारने लगते हैं। आयरा को उसकी चिंता होने लगती है। ओकरून उन्हीं में से एक पंचेस को रोक लेता है और टर्बो ग्रैनी वाली पावर में स्विच करके उसे एक जोरदार पंच मारता है। वो दूर जाकर गिरता है। सर्पो एलियन को ये समझ नहीं आता कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर तभी देखते हैं कि मोमो आ गई थी, उसी ने उसके पावर्स को हटाया होता है। ओकरून मोमो को देखकर खुश होता है। मोमो उसे बिना कपड़ों के देखकर ठरकी बोलती है। फिर वो दोनों अपने भूतिया रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आयरा उन एलियन से ट्रांसफॉर्म होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है ओकरून सिर्फ उसका है, जिसे सुन मोमो को चक्कर आ जाते हैं। वो एलियन फिर से उन पर कंट्रोल कर लेते हैं। बड़ा एलियन बेहोश हो चुका था, तो ये सर्पो एलियन कहते हैं अगर वो उठकर अभी फाइट नहीं करेगा तो उसकी पेमेंट काट लेंगे और बूस्टर उस पर इंजेक्ट कर देते हैं। केकड़े वाला एलियन दूसरी तरफ बदल गया था। वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा था। उस पर अटैक करती है तो वो उसे एक ही पंच में छत में घुसा देता है। उसके पंचेस इतने फास्ट थे कि मोमो उसे देख ही नहीं पा रही होती है। वो आयरा पर अटैक करता है और ओकरून उसे बचा लेता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे फास्ट ओकरून ही था और उसे उसके पंचेस दिखाई दे रहे थे। ओकरून कांताकुरो का एक फेमस डायलॉग मारता है, जिसे सुनकर मोमो फिर से बेहोश हो जाता है और आयरा और ओकरून वापस से नॉर्मल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। और इधर सर्पो एलियन दिखने वाले मॉन्स्टर को डांटते हैं कि तुम एक लड़ाई नहीं जीत पा रहे हो। फिर अचानक वो सारा पानी हरे रंग के पानी में बदल जाता है, पूरी जगह में भर जाता है। ये तीनों उस पानी में डूबने लगते हैं। पानी के अंदर उन्हें वही स्नेक एलियन दिखता है। इसे देख ओकरून एक्साइटेड हो जाता है और आयरा उसे देखकर उस पर लट्टू हो जाती है और मोमो को जलन होने लगती है। तभी वो केकड़े वाला एलियन आयरा पे अटैक कर देता है और वो ऊपर ही रह जाती है।
ओकुरुन कहता है मोमो से कि उसे उन्हें बचाना होगा। ओकुरुन जाकर उस एलियन का ध्यान भटकाएगा। तब तक मोमो अपनी पावर से उसे अपने पास ले आएगी। तभी मोमो उस पर भड़क जाती है और मेकआउट वाली बात लेकर बैठ जाती है। ओकुरुन उसे सारी बात समझाने लगता है, लेकिन तभी वो एलियन उन पर अटैक कर देता है, जिनसे वो बचते हुए पानी के अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद वे पानी के बाहर आते हैं सांस लेने के लिए। तभी मोमो को एक आइडिया आता है, जिसमें वो ओकुरुन को अपनी पावर से पकड़ेगी और उसे एक बोट ऐसा यूज करेगी। मोमो ठीक वैसा ही करती है। अपनी पावर से वो उसे पकड़ती है और ओकुरुन को ग्रैनी के पावर यूज करने का बोलती है। ओकुरुन ग्रैनी का पावर यूज करके बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और आयरा को बचा लेता है। अपने साइकिक पावर्स का यूज करके आयरा के अंदर का पानी बाहर निकालती है, जिससे कि आयरा को होश आ जाता है। तो मोमो आयरा को कपड़े उतारने को बोलती है, क्योंकि कपड़े पहने रहने की वजह से पानी में उनकी स्पीड बहुत ही कम हो गई होती है। मजबूरी में वे सभी अपने कपड़े उतारते हैं, ओकुरुन के ऊपर बैठ के वहाँ से तेजी से निकलने लगते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा सा एलियन आ जाता है, जो कि वही केकड़ा और वो एलियन मिलकर बने थे। वो एलियन उन तीनों पर लेजर शूट कर देता है। तभी आयरा अपने बालों से उसका गला पकड़ लेती है। ओकुरुन कहता है, मैं पानी में तैर नहीं सकता, लेकिन इन बालों में तो मैं दौड़ ही सकता हूँ। और ओकुरुन ट्रांसफॉर्म होकर उस पर अटैक करता है और मास्टर को बीच से फाड़ देता है। एलियन के मरते ही उनका डोमेन भी गायब हो जाता है और ये दोनों वापस स्कूल में आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने कपड़े नहीं पहने होते हैं और सारा स्कूल उन्हें देख लेता है और वे तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। उनकी टीचर उन्हें स्टाफ रूम में बुलाती है, पूछती है कि क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा था? मुझे बुली करने वालों से सख्त नफरत है। फिर वहाँ एक स्टाफ आता है और बोलता है कि उन्हें प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। तभी वो टीचर उसका टकला पकड़ के बोलती हैं कि तुम्हें कितनी बार कहा है नॉक करके आया करो, और बाहर जाकर उसे पनिश करने लगती है। फिर वो तीनों सोचते हैं कि आखिर इन एलियंस ने उन पर अटैक क्यों किया। फिर ओकुरुन अपनी थ्योरी देता है कि शायद योकाई ही हैं जो धरती को बचा रहे हैं। उनके पास शायद इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है जिनसे वह भूतों को हरा सके और धरती पे अपना कब्जा कर सके। फिर ओकुरुन कहता है कि शायद मेरे बॉल्स भी उन एलियंस के पास ही हैं। फिर आयरा की कुछ दोस्त आ जाती है और उन्हें लगता है कि मोमो ने ही कुछ किया होगा जिससे आयरा ने अपने कपड़े उतारे। आयरा उन्हें शांत कराकर वहाँ से चली जाती है। मोमो ओकुरुन से पूछती है कि वो लोग लंच टाइम क्या कर रहे थे। तो ओकुरुन सारी बात बताता है कि आयरा उसे किस करने की कोशिश कर रही थी और वो उससे बचने की कोशिश कर रहा था। और उसी टाइम मोमो ने उन्हें देख लिया और उसे गलतफहमी हो गई। फिर मोमो पूछती है कि आखिर वो वहाँ कर क्या रहा था, जिसमें ओकुरुन बताता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा था ताकि वो स्ट्रांग बन सके। मोमो पूछती है, फिर ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? तो वो बोलता है कि ऐसा करके वो मोमो की नज़र में कूल बनना चाहता था। मोमो उसका मजाक उड़ाती है। मोमो ओकुरुन से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसकी सहेलियाँ आ जाती है। वे लोग पूछते हैं कि आखिर वे दोनों नंगे क्या कर रहे थे, जिसमें मोमो बोलती है कि अगर वो उसे बता दे तो भी उसे समझ में नहीं आने वाला। उनमें से एक सहेली बोलती है, रुको मुझे सब समझ में आ गया, और अपना एक्सप्लेनेशन चालू कर देती है कि मोमो, ओकुरुन और आयरा एक लव ट्रायंगल में फंसे हुए हैं। ओकुरुन को जीतने के लिए ये दोनों लड़कियां लड़ रही हैं। तभी हमें आयरा के क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां आयरा को सभी लड़कों ने घेर के रखा होता है और मोमो से बदला लेने का प्लान कर रहे होते हैं। ये बात आयरा को अच्छी नहीं लगती और सबको बता देती है कि वो सारे गंदे र्यूमर इसी ने फैलाए हैं मोमो के बारे में। फिर आयरा क्लास के बाहर चली जाती है और सोचती है कि उसने अपनी सारी पॉपुलैरिटी खराब कर दी। क्लास के बाहर उसे मोमो मिलती है। वहाँ पे अचानक ही क्रैब एलियन आ जाता है और आयरा तुरंत अपने एक्रोबैटिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उस एलियन की पूरी बॉडी से वाइट लिक्विड गिर रही थी और वहाँ तुरंत ही बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले वो चिकी का नाम लेता है, जो कि इसी क्रैब का बेटा है। फिर उस एलियन को होश आता है और अपने शरीर में पट्टी देखकर वो चौंक जाता है। असल में वो सभी मोमो के घर पे थे। मोमो अपनी दादी को बोलती है कि देखो ये एलियन है। उसकी दादी बोलती है ये तो एक समुद्री जीव लग रहा है। तभी वो एलियन उठता है लड़ने के लिए और देखता है उसके पैर के पास खाना है। खाना देखते ही वो रोने लगता है और बोलता है कि उसका इतना अच्छा ख्याल किसी ने नहीं रखा, और खाना ठूसने लगता है। तभी मिस साइको उस एलियन को एक जोरदार मुक्का मारती है और बोलती है कि तुम मेरा फेवरेट खाना खत्म कर रहे हो। इधर ओकुरुन को ग्रैनी मार रही होती है और मोमो और आयशा भी खुद में ही लड़ रहे होते हैं। वे सभी खाना खाकर बैठते हैं और वो एलियन उन्हें बताता है कि उसके बेटे को एक बीमारी है जिसके कारण उसे हर रोज खून चेंज करना होता है, जिसमें उसे बहुत पैसे चाहिए और इसीलिए इन एलियंस के साथ मिलकर ये ऐसा काम करता है। और वो एलियन रोने लगता है। फिर वो एलियन जाने लगता है। तब मिस साइको उस एलियन को सूंघती है और उसे एक गिलास दूध देती है, जिसे एलियन पीकर बोलता है कि ये तो बिल्कुल मेरे खून ऐसा है। फिर मिस साइको उसे एक गाय खरीद के देती है, जिससे वो एलियन अपने स्पेसशिप में ले जाता है और उन लोगों का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद मोमो, आयरा और आकुरुन इस साइको से एक नई ड्रेस खरीदने को बोल रहे थे, क्योंकि उनका पुराना ड्रेस फट गया था। तो मिस साइको कहती है कि वो आयरा और ओकुरुन को तो ड्रेस दिला देगी, लेकिन अगर मोमो को भी ड्रेस चाहिए तो उसे हिरोशी आबे की एक्टिंग करनी होगी, जो कि जापान का एक फेमस एक्टर है। मोमो को मजबूरन में एक्टिंग करना पड़ता है
और आयरा ये देखकर बहुत हंसती है। तभी उनके घर की घंटी बजती है। मोमो एक्टिंग करते हुए ही गेट खोलती है। वहाँ जीजी आया हुआ था जो कि मोमो का बचपन का दोस्त है, और उसे देख मोमो शॉक हो जाती है। अपनी दादी से पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो उसकी दादी बोलती है कि अब से ये यहीं रहेगा। करुण को जब पता चलता है कि मोमो का बचपन का प्यार और पहला क्रश यही है, तो उसे सुनकर और ज्यादा टेंशन होने लगती है। इधर आयरा सोच रही होती है कि ये कोई नया डीमन है। मोमो इन सभी डीमंस को इकट्ठा कर रही है कि वो सब मिलकर दुनिया खत्म करते हैं। आयरा ये बोलकर चली जाती है कि वो भी अपना नया ग्रुप बनाएगी और इन डीमंस के खिलाफ लड़ाई करेगी। और इधर ओकरुन भी बाहर जा रहा होता है। मोमो बाहर आती है और उसे कल फिर मिलेंगे बोलकर चली जाती है। मोमो फिर अपनी दादी से पूछती है कि आखिर ये यहाँ क्यों आया है। फिर उसकी दादी बताती है कि इसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है और वे सभी हॉस्पिटल में भर्ती है, इसलिए जीजी अब इन्हीं के साथ रहेगा। मोमो बर्तन साफ करने जाती है। जीजी भी वहाँ आ जाता है और उसे बताता है कि उसे भूत दिखने लगे हैं, जिसे सुनकर मोमो बोलती है कि क्या तुम्हें भी कोई गोल्डन बॉल मिले हैं, जिसमें जीजी मना कर देता है और बताता है वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे तो उसे उस नए घर में भूत दिखते थे और उन्होंने उस भूत को भगाने के लिए 5 जादूगरों को बुलाया था, जिसमें से कि 3 ने तो सुसाइड ही कर लिया। तब मोमो बोलती है उसकी दादी उस भूत को आसानी से भगा देगी। तब उसकी दादी बोलती है कि उसका पावर सिर्फ इसी शहर में काम करता है और उस भूत को भगाने के लिए मोमो को ही जाना होगा। अगले दिन जीजी भी मोमो के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और वहाँ पे सभी लड़कियों पे लाइन मारने लगता है। जीजी सभी को अपना दीवाना बना लेता है, मोमो की 2 सहेलियों को भी, और सबको बताता है कि जीजी और मोमो साथ में रहते हैं, जिसे सुनकर मोमो गुस्सा होती है और उसका गला दबाने लगती है। इधर ओकरून को जीजी से जलन होने लगती है और सोचने लगता है कि मोमो उसे छोड़ देगी और उससे कभी बात नहीं करेगी। फिर लंच ब्रेक हो जाता है और ओकरून वापस से अपनी ट्रेनिंग करने लगता है, जिसे खोजते खोजते मोमो भी आ जाती है और मोमो को देखते ही वो झाड़ी में छलांग लगा देता है। फिर वे दोनों बैठकर बात ही कर रहे होते हैं कि मोमो का दोस्त जीजी भी वहाँ पे आ जाता है और मोमो का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिसे देख ओकरून को बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगता है। तभी साइंस लैब का एक पुतला ओकरून की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। ओकरून भी उसे देखकर भागने लगता है। वो पुतला ओकरून से आगे भागने लगता है और मोमो अपनी पावर्स का यूज करने ही वाली होती है कि जीजी उसे नीचे गिरा देता है और वो पुतला उन दोनों के ऊपर से जंप करके आगे बढ़ जाता है। जब वो पुतला जंप कर रहा होता है तो मोमो को उसके नीचे गोल्डन बॉल दिखता है और वो उस पुतले को अपनी साइकिक पावर से पकड़ लेती है, लेकिन वो पुतला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता और तेजी से आगे भागने लगता है, जिससे कि मोमो और जीजी भी उसके पीछे पीछे खिंचाने लगते हैं। ये सब देखकर ओकरून ट्रांसफॉर्म होता है और तुरंत ही उस पुतले के पास पहुंच जाता है। वो पुतला रुकने का नाम ही नहीं लेता है और मोमो और जीजी बस से टकराने वाले ही होते हैं कि तभी ओकरून आता है और उन्हें बचा लेता है और अपनी पीठ पर बैठाकर भागने लगता है। मोमो उस पुतले को अपने साइकिक पावर से पकड़ लेती है, लेकिन वो पुतला अपने आप को डिसमेंटल करके फिर से असेंबल करके आगे भागने लगता है और वो पुतला कहीं गायब हो जाता है। ओकरून वापस से ट्रांसफॉर्म होकर अपने असली रूप में आता है, जिसे देख जीजी शॉक हो जाता है। मोमो के हाथ में कुछ होता है जिसे वो एक मुक्का मारती है और चिल्लाने की आवाज आती है। वे तीनों चिल्लाने की आवाज तक पहुंचते हैं और वहां वो डॉल नीचे गिरा होता है। फिर मोमो बताती है कि जब वो डिसमेंटल हुआ था तो उसने उसके हार्ट को रख लिया था और वो उसी को पंच कर रही थी। तभी सामने एक कचरे के ढेर से एक आवाज आती है, तारो तुम कहाँ हो। इससे हमें पता चलता है कि वो डॉल का नाम तारो है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे डिसमेंटल करके फेंक दिया गया है क्योंकि मैं पुरानी हो चुकी हूँ और तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें भी कचरे के ढेर में फेंक दिया जाएगा। जिसे सुन तारो कहता है उसे कोई परवाह नहीं, उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है, वो उसके साथ रहना चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारी बातें ओकरून महसूस कर रहा होता है क्योंकि वो भी मोमो को लाइक करने लगा है और डिसाइड करता है कि वो मोमो पे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा। फिर वो सभी लोग उस फीमेल डॉल को मोमो के घर ले आते हैं और तीनों मिस साइको से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस डॉल को उस घर में रहने दे। वैसे भी ये फालतू बिल्ली भी तो यहाँ रह ही रही है। जिसे सुन ग्रैनी नाराज हो जाती है और कहती है ये तो खाना भी नहीं खाती होगी। मिस साइको इस डॉल को रखने के लिए मान जाती है। फिर वे सभी खाने का टेबल लगाने बैठते हैं, जिसमें जीजी मोमो की मदद कर रहा होता है। ओकरून को ये सब देखकर जलन होती है और वो भी मोमो की मदद करने चला जाता है। ओकरून जीजी को कॉपी करने लगता है और वे दोनों पागलों की तरह नाचने लगते हैं। फिर मिस साइको उन पर गुस्सा करती है और वे दोनों माफी मांगने लगते हैं। फिर मिस साइको मोमो से बोलती है कि अगले सप्ताह तुम्हें जीजी के घर जाना है तो अपनी चड्डी बनियान पैक कर लेना। जिसे सुन मोमो भड़क जाती है और बोलती है इनके सामने ये सब बोलना जरूरी है क्या। ओकारून से रहा नहीं जाता और वो मोमो से पूछता है कि आखिर वो जीजी के घर क्यों जा रही है। मोमो बताती है कि उसके घर में भूत है और वो इसलिए यहाँ आया है। फिर ओकुरून चिल्लाते हुए कहता है तुम अकेले जाने वाली हो। फिर मोमो बोलती है नहीं, वो उससे भी पूछने वाली होती है। ये सुनकर ओकुरून जोश में आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है चलो जल्दी से भूत भगा कर आते हैं। फिर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे रात में स्कूल गए थे और वहाँ से एक पुतला भागा भागा बाहर निकलता है जो कोई और नहीं टारो होता है।
वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होता है। रास्ते में वो एक बस से टकरा जाता है। इधर मोमो और उसकी गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही होती है। काफ़ी रात हो जाने के कारण मोमो उस डॉल को एक कंबल उड़ाती है और खुद भी उड़कर वहीं सो जाती है। सुबह सुबह तारो दौड़ता हुआ आ रहा होता है और उसे सारी घटना बताता है और उसे वादा करता है कि अब से वह रोज टाइम पे आएगा। इधर जीजी अपने कमरे में डरा हुआ रहता है। वो रात भर सो नहीं पाता क्योंकि उसे रात भर भूत दिखाई दे रहे थे। अगले दिन तीनों एक ट्रेन लेकर जीजी के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। ट्रेन में जीजी और मोमो को एक साथ बात करता देख ओकारुन को जलन होता है और वो कुछ से कुछ बड़बड़ाने लगता है और अपनी मैगजीन खोलकर एलियंस के बारे में बताने लगता है। जीजी को भी इसमें काफी इंटरेस्ट आ जाता है और वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर बाद वे सभी जीजी के विलेज पहुंच जाते हैं। मोमो बोलती है कि यहाँ पे तो ढेर सारे हॉट स्प्रिंग है, जिसमें जीजी बताता है कि उसके पापा वोल्केनोस पे रिसर्च करने आए हुए थे, इसलिए वे लोग यहाँ रहने लगे थे। फिर बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जीजी, मोमो और ओकरून उसके घर पहुंच जाते हैं। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मोमो और ओकरून काफी ज्यादा थक गए होते हैं। तभी ओकरून को जंगल में कुछ महसूस होता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर घुसने के बाद मोमो कहती है यहाँ कोई भूत नहीं है, और अगर है भी तो वो काफी कमजोर है, इसी कारण वो उसे सेंस नहीं कर पा रही है और भूत अक्सर रात में ही आते हैं। ये सुनकर जीजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है मोमो उस भूत को आसानी से हरा देगी और उसके लिए जूस बनाने लगता है। तभी मोमो वहां से बाहर जाने लगती है और ओकरून को कहती है कि वो एक हॉट स्प्रिंग से आ रही है। तो ओकरून बोलता है कि अगर वो भूत आ गया तो। मोमो बोलती है कि रात होने से पहले वो वापस आ जाएगी। मोमो के जाने के बाद ओकारून और जीजी फुटबॉल खेलने लगता है। ओकारून तो ठीक से बॉल को मार भी नहीं पा रहा होता है, पर वो सोचता है कि अगर उसने खेलते हुए कोई ट्रिक सीख ली तो वो मोमो को इम्प्रेस कर देगा। तभी जीजी उसे पूछता है कि क्या तुम मोमो को लाइक करते हो। ओकरून शर्मा जाता है और वे दोनों फुटबॉल के लिए लड़ने लगते हैं। इधर मोमो सोच रही होती है कि ठीक ही हुआ उन दोनों को उसने घर पे ही छोड़ दिया, अब उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाएगी। तभी हॉट स्प्रिंग का गेट खोलकर 5 आदमी अंदर आ जाते हैं और इधर जीजी ओकरून को गले से पकड़ लेता है। ओकरून तभी कुछ नोटिस करता है और फिर हम देखते हैं कि वो 5 आदमी उसी हॉट स्प्रिंग में उतरते हैं जिसमें मोमो नहा रही होती है। मोमो वहां से निकलना चाह रही होती है क्योंकि उसे चक्कर से आ रहे होते हैं, लेकिन उन 5 आदमियों ने उसका रास्ता रोक कर रखा हुआ होता है। इधर ओकरून और जीजी एक दीवार को तोड़ने वाले होते हैं। फिर हम देखते हैं उन 5 में से एक आदमी मोमो से पूछता है कि क्या तुम्हें घड़ियाल के बारे में पता है। घड़ियाल वो लोग होते हैं जो अकेली लड़की को देख के टारगेट करते हैं। मोमो अपना साइकिक पावर यूज करने का सोचती है, लेकिन तभी एक आदमी उसे पानी के अंदर खींच लेता है। फिर हम देखते हैं ओकरून और जीजी मिलकर एक दीवार में छेद करते हैं। उस छेद के अंदर एक कमरा होता है जो कि हजारों तलिस्मान से भरा हुआ होता है। ये नज़ारा देखने के बाद वो दोनों शॉक हो जाते हैं और यही हमारा डंडा डन का सीजन 1 खत्म होता है। सीजन 2 की कहानी जानने के लिए कमेंट करें और हमें फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट को आसानी से एंजॉय कर सकें।